हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेविटास स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। याद रखना, अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, एक टाइप से अधिकारों का लेटर। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना है और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। इनका उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। मूल अधिकार यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं और राष्ट्र कानून का सिद्धांत है। यानी कि ये मूल अधिकार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है और जो कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत होता है। और ये मूल इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि व्यक्ति का भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके जी। देखिए, मूल अधिकार संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में किया जाता है और संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में था, उसको हटा दिया जाता है और अब उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया जाता है आर्टिकल नंबर 300 का सेक्शन क। यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में जोड़ दिया जाता है। जब 31 में था तो वह मूल अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है बस। ओके। देखो, संविधान जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो 2 शब्द मिलेंगे, एक व्यक्ति मिलेगा और एक नागरिक। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक है या विदेशी है, ठीक है। और नागरिक का मतलब है जो भारत के लोग हैं। विदेशियों के लिए नागरिक शब्द यूज़ नहीं किया गया है। ओके। मूल अधिकार देखिए किस प्रकार से हैं। देखो, 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 22 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। ओके। आपको बताना है, एक क्वेश्चन बताना है आपको कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा व हृदय कहा था, ठीक है। चलिए देखिए, आर्टिकल नंबर 12 मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यानी कि हम पढ़ेंगे इन मूल अधिकारों में बार बार एक शब्द आएगा, राज्य यानी स्टेट। तो राज्य शब्द का अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार, राज्यों के विधानमंडल, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला सुधार बोर्ड आदि अन्य सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण और वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी प्राइवेट संस्था है, अगर उसमें सरकार का कोई भी स्टेक है, थोड़ा सा भी शेयर है, तो वे भी राज्य के अर्थ में काउंट की जाएगी। चलिए अब इसको ना अच्छे से समझ सकते हैं हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में। देखो, अनुच्छेद संख्या 13, संसद या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करे, शून्य माना जाएगा। यानी कि ना तो संसद और ना ही किसी भी राज्य का विधानमंडल ऐसे कानून बना सकते हैं
जो कि संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ हो। संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते संसद और ना ही विधानमंडल कि वो मूल अधिकारों के खिलाफ हो, और अगर ऐसा होता है तो वह कानून नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा तुरंत। अनुच्छेद संख्या 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सके, और अनुच्छेद संख्या 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को, यानी किसी हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों से असंगत किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, यानी कि उनकी कानून के द्वारा जांच की जा सकती है कि यह कानून जो बनाया गया है संसद या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, उसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने 6 मूल अधिकारों के बारे में। देखो, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक इसका विवरण दिया गया है। इसका मतलब होता है, देखो आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ लेना होगा। ठीक है, देखो विधि के समक्ष समानता का अर्थ है, देखो यह जो कंसेप्ट है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। सभी वर्ग समान विधि के अधीन होंगे। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, अधिकारी है, गैर अधिकारी है, कानून सब से ऊपर है और सबके लिए समान है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है और कोई अधिकारी किसी की हत्या करता है, तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि एक अधिकारी है जिसने हत्या की है तो उस पर अलग कानून लागू होगा, या कोई एक सामान्य व्यक्ति है उसने किसी हत्या कर दी तो उस पर अलग कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है। अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और सज़ा का प्रावधान भी समान ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों पर एक ही कानून लागू होगा। उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पद है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर क्राइम एक जैसा किया है तो उनको सज़ा उसी क्राइम के अकॉर्डिंग दोनों को समान मिलेगी। ठीक है, विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब है, देखो ये जो संकल्पना है ये अमेरिकी संविधान से ली है और यह सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है समान लोगों और समान परिस्थितियों में विधि तो समान होगी, लेकिन असमान परिस्थिति में समानता का कोई अर्थ नहीं होता है। इसको ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। माना किसी न्यायालय में अमीर और गरीब के बीच कोई मुकदमा चल रहा है। अब अमीर व्यक्ति क्या करेगा कि वह अच्छे से अच्छा वकील करेगा जिसकी फ़ीस भी महंगी होगी, है ना। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो इस तरह के वकील को हायर नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो न्याय की अवधारणा है उसको बनाए रखने के लिए जो कोर्ट है वो स्वयं एक सरकारी वकील प्रोवाइड कराएगा उस गरीब व्यक्ति को। यानी कि अब जो गरीब व्यक्ति है उसको उसका जो केस है वो कोई सरकारी वकील लड़ेगा विदाउट फीस, यानी बिना किसी फ़ीस लिए, कोई निःशुल्क एकदम। ठीक है, ताकि न्याय की जो अवधारणा है वो बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे के अभाव में कोई गरीब व्यक्ति उसको न्याय ना मिल पाए। ठीक है, चलिए देखो, समता के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि सब परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, और अनुच्छेद समान परिस्थिति में समान व्यवहार की गारंटी देता है और विपरीत परिस्थिति में यह व्यवहार बदल जाता है, जैसा कि हमने आर्टिकल अभी दूसरे कंसेप्ट जो था उसमें देखा, यानी विधियों का समान संरक्षण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, माना दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने अलग अलग दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। ए ने किसी को मार दिया और बी ने भी किसी और को मार दिया। ए व्यक्ति ने जिस इंसान की हत्या की है वह बदला लेने के उद्देश्य से की है। ध्यान रखना, ए ने जो हत्या की है वो बदला लेने के उद्देश्य से की है, जबकि बी ने उस व्यक्ति की हत्या आत्मरक्षा में की है। यानी कि अब देखो सिचुएशन दोनों अलग अलग हो रही हैं।
ए ने हत्या बदला लेने के उद्देश्य से की, बी ने जो हत्या की है वो आत्मरक्षा में की है। तो दोनों ने हत्या तो की है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। तो ऐसी कंडीशन में उन पर समान कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति अलग थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आर्टिकल नंबर 14 आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत कसर रह रही है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए प्लीज़। अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद संख्या 15 का मतलब राज्य किसी भी नागरिक के प्रति लिंग, जाति, भेद, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हमने आर्टिकल नंबर 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था, उसमें पढ़ा था, तो उसको अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राज्य किसी भी नागरिक को, राज्य का मतलब है जो केंद्र है वो राज्य है, स्टेट है वो, और नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे ONGC है, सेल है, जिसमें सरकार का कोई और स्टेक है, वो सभी संस्थाएं, ठीक है, उन सब का मतलब है राज्य। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में जाति, लिंग, धर्म या मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह अनुच्छेद भी केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी 15 और 16, आर्टिकल नंबर 15 और 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 19 भी नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 भी नागरिकों के लिए ही है। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 16 का मतलब है किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार और कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद संख्या 17, देखो आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। किसी भी रूप में छुआछूत का अनुपालन करना एवं उस एक दंडनीय अपराध है। हालांकि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले और काफ़ी लंबे टाइम तक जो सोसाइटी में जो लोअर कास्ट होती है उनके साथ एक अनटचेबल जैसा व्यवहार किया जाता था, छुआछूत वाला। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर एंड कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 में। अनुच्छेद संख्या 18, यहाँ पर उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी सेना या विद्या के अलावा बहुत बार ऐसा होता था कि जो पहले राजे महाराजे हुआ करते थे तो वो अपने किसी सेवक को या बहुत से वो होते हैं उनको उपाधियाँ दे दिया करते थे, जैसे राय साहब, दीवान साहब, इस तरह की जो उपाधियाँ थी वो दे दिया करते थे। लेकिन अब उन सब उपाधियों को भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है उनको। केवल सेना या विद्या संबंधी, जैसे सेना में होता है ना कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब उपाधियाँ ही तो हैं, रैंक ही तो हैं ये सब। और विद्या से संबंधित जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से ये जितनी भी वो हैं विद्या से संबंधित। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा अभी समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। ठीक है, अब दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में भी 6 सेक्शन बटे हुए हैं। अनुच्छेद 19 का सेक्शन 1 बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को बोलने की और अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 19 केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। इससे पहले कौन कौन से थे? आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, अब 19 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा सेक्शन है सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 20 देखिए। आर्टिकल नंबर 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है किसी भी अभियुक्त को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको दोषी तब माना जाएगा जब उसने कोई
किसी समय लागू विधि का उल्लंघन किया हो, यानी कि जब उसको गिरफ्तार किया गया हो तो उसका रीज़न ये होना चाहिए कि उसने कोई विधि का उल्लंघन किया है, यानी किसी कानून को तोड़ा है। ठीक है। एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति है, किसी ने अपराध कर दिया तो आप उसको बार बार सज़ा नहीं दे सकते, एक ही बार सज़ा दोगे। किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं माना जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि अक्सर देखते हैं हम कि पुलिस वाले मारपीट कर करा के किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ एक गवाह तैयार कर देते हैं, यानी स्वयं के खिलाफ ही उसकी गवाही दिलवा देते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल मानता हूँ मैं इसको पूरे मूल अधिकारों में। देखो, किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है, देखिए, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, सोने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, 14 वर्ष आयु तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जितने भी हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा, मानवीय गरिमा को बनाए रखते हैं, वो सभी के सभी आर्टिकल नंबर 21 में आते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना और एक लाइक भी कर देना। ओके, चलिए आर्टिकल नंबर 21। देखो, आर्टिकल नंबर 21 का सेक्शन क, इसमें 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क शिक्षा का ये अब मूल अधिकार की कैटेगरी में रख दिया है इसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 21 के सेक्शन क में। ओके। अनुच्छेद संख्या 22। देखिए, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में ये चर्चा करता है आर्टिकल नंबर 22। इसका मतलब है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यानी कि अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया है और वो पूछ रहा है कि भाई उसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी है कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। और अपने विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार उसको है, यानी कि उसको अपना वकील करने का अधिकार है ताकि उसकी वो सुरक्षा कर सके, कानूनी सुरक्षा कर सके। और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना जरूरी है। आने और जाने का समय को छोड़कर 24 घंटे होने चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है। पहला मूल अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक जो कि समानता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दूसरा हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमारा तीसरा मूल अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध किया गया है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, उनको वस्तु की तरह, एक सामान की तरह खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाई गई है। देवदासी या दास प्रथा पर रोक लगा दी गई है इस आर्टिकल के तहत, यानी कि आप किसी को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हो। ठीक है। दास प्रथा है, देवदासी है, आप बच्चों को बेच नहीं सकते या फिर जो पुरुष होते हैं उनको नहीं बेच सकते सामान की तरह। ठीक है। और उनके साथ एक अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकते। इसी तरह इन सभी पर रोक लगा दी गई है आर्टिकल नंबर 23 में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री, कारखाने एवं किसी भी परिसंकट में गतिविधियों या निर्माण कार्य में नहीं एज एम्प्लॉय नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो ये थे हमारे 3 मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आइए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 25,
धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से मानने का, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकता है, उसको अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था। यानी कि धार्मिक कार्यों की व्यवस्था कर सकता है। जैसे अब हम देखते हैं कि कहीं कहीं भागवत गीता होती है, कहीं कुछ होता है, और मुस्लिमों में भी होता है, हिंदुओं में भी अपने धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जो कथाएं वगैरह होती हैं वो धार्मिक कार्यों की श्रेणी में आती हैं, तो वे कर सकते हैं। ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 26 में। अनुच्छेद संख्या 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध में स्वतंत्रता। यानी कि अगर आपसे कोई धर्म के नाम पर टैक्स लेता है तो आपको अधिकार है कि आप उस टैक्स को दें या ना दें धर्म के नाम पर। ठीक है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। आर्टिकल नंबर 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो आप उसमें उपस्थित हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये आपका अधिकार है। ठीक है। चलिए, और जैसे देखते हैं कि राज्य निधि से अगर कोई संस्था है जो कि शिक्षण संस्था है जो राज्य निधि से पोषित है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो धार्मिक शिक्षाएं होती हैं आप उपस्थित हो भी सकते हैं उसमें और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब तक हमने 4 मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और अब है पाँचवा मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक है। देखिए, अनुच्छेद संख्या 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाला नागरिक जिसकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, संस्कृति है, लिपि है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। जो कि अल्पसंख्यक हैं इंडिया में, वे सभी, उनकी भाषा अलग हो सकती है, बोली अलग हो सकती है, लिपि, संस्कृति, ये सभी जो हो सकती हैं अलग भी हो सकती हैं। तो उनको ये अधिकार है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति, बोली, इन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। जैसे अल्पसंख्यकों को अपना कोई स्कूल खोलना हो या कोई और संस्था खोलनी हो, शिक्षण संस्थान जैसा कुछ खोलना हो, तो वो कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में यह व्यवस्था की गई है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 32 है ना, मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि यह स्वयं में भी एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है यही। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा व हृदय है आर्टिकल नंबर 32। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं और इसे संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं बदला जा सकता। अनुच्छेद संख्या 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। यानी कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने मूल अधिकारों की बहाली करने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वहाँ भी जा सकता है, लेकिन एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32 के तहत कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद संख्या 26 के तहत उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को विभिन्न विषयों पर रिट जारी करने का अधिकार है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, ये सभी रिटों के प्रकार हैं। इनको हम आगे फिर अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 33
आर्टिकल नंबर 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे हमारे CAPF हैं, BSF, CRPF, CISF और जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, या पुलिस है, या जो खुफिया एजेंसी हैं जैसे कि CBI वगैरह है, ये सब NIA वगैरह है, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। इस संबंध में यह अधिकार केवल संसद को है, ना कि किसी राज्य के विधानमंडल को। केवल संसद को यह अधिकार है कि इन सभी पर, ये जो एजेंसियां हैं जैसे कोई पुलिस है, खुफिया एजेंसी है और अर्धसैनिक बल है और सशस्त्र बल है, इन सभी पर बैन लगा सकती है संसद, केवल संसद। आर्टिकल नंबर 34, इसके तहत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है तब जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है तो। देखो, मार्शल लॉ का मतलब है कि सैन्य शासन, और इसका अर्थ है, सैन्य शासन का अर्थ है कि जिस क्षेत्र में जब सैन्य कानून लागू होता है, जहाँ मार्शल लॉ लागू होता है, तो वहाँ पर साधारण कानून की बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। साधारण कानून लागू नहीं होते हैं, वहाँ पर सेना खुद से कानून बनाती है और उनको लागू करती है। वहाँ पर मार्शल लॉ लगता है जिस क्षेत्र में, वहाँ यानी सेना का शासन चलता है, वहाँ पर साधारण कानून लागू नहीं होते हैं वहाँ। अनुच्छेद संख्या 35 संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे आर्टिकल नंबर 32, 33, 34, 17, 23 आदि के संबंध में। ठीक है, तो ये वीडियो था मूल अधिकारों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अब आपके लिए एक टेस्ट है, एक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बताना है कि विच फंडामेंटल राइट, आर्टिकल्स बताना है आपको, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यानी संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको बदला नहीं जा सकता है। ऑप्शन इज योर्स एंड कमेंट सेक्शन ऑल्सो इज योर्स। देखिए, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने वीडियो अब तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।